अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, वो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने कंसिडरेशन पढ़ा था इससे पहले, और कंसिडरेशन पढ़ने के बाद ही इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों को इतना ज़्यादा आसानी से समझ में नहीं आता, और इस चीज़ के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी है। तो हम लाइन बाय लाइन चीज़ें लेके चलेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये बात है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको मिसाल से लेके समझेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन अगर मैं आपको इसको मिसाल से समझाऊंगा तो शायद आपको बात समझ में आ जाए। अगर मैं इसके अंदर एक मिसाल लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, सही है। कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज़ के बारे में कि ए जो है वो अपना गाड़ी सेल करना चाह रहा है बी को, टू सेल द कार, टू सेल द कार फॉर ₹1 मिलियन। सही है, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया? टू सेल द कार फॉर ₹1 मिलियन। अच्छा, ए के ऊपर उधार चढ़ा हुआ था किस पे? किसका? बी का। मतलब ए ने बी को उधार देना था। इससे पहले बी ने ए को 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए उधार पे दिए हुए थे। अब जब इसने उधार पे दिए हैं, ये इसका इंडेट है, मतलब कर्जदार है। तो सी क्या करता है? इसके अंदर एक नई एंट्री होती है, किसकी? सी की। जब ये गाड़ी बेच रहे होते हैं एक दूसरे को, तो सी जो है इसमें मीडिएटर है। फर्ज करें ऐसा डीलर है, डीलर है जो होते हैं जो कार के सेल करते हैं आपके लिए, और एक बेनिफिशियल होते हैं, और आपको एक तरह से वो आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ए और बी को फैसिलिटेट कर रहा है कार बेचने के लिए, ठीक है। अब सी क्या बोलता है? सी बोलता है कि मैं ए के बिहाफ पे क्या करूंगा? बी को पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट ऑफ डेट। यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी आपके कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया? कार बेचने का। उसका फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर सी है। मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है किससे? ए और बी से, लेकिन वो चौड़ेपन में आके एक तरह से, और उसने अपनी ही होशियारी दिखाने के लिए बोला कि मैं ए की जगह जो ए के ऊपर डेट है बी का, वो मैं पे कर दूंगा, सी पे कर दूंगा किसको? बी को। अब वो बी को अगर वो डेट पे नहीं करता, इन फ्यूचर पे नहीं करता, तो क्या कर सकता है? बी इसके ऊपर सू कर सकता है? नहीं कर सकता। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि वो सू उसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों के दरमियान पहले इंडेट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, उसके बाद ये सेलिंग द कार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, बट इससे कोई डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बी का नहीं हुआ, या डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ए का नहीं हुआ सी से। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इसके ऊपर सू नहीं कर सकता। तो दूसरी बात क्या आ गई इसके अंदर? कैन नॉट बी सूड, मतलब इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? बी नहीं कर सकता। अगर बी को वो पैसे नहीं देता, वो इंडेट जो ए को दिए हैं, फर्ज करें इसने 20 लाख रुपए का उधार ए पे, वो 20 लाख रुपए नहीं लौटाता बी को, तो बी इसके ऊपर सू नहीं कर सकता। कोर्ट बोलेगा ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सी है, सी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है इसको सू नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो आपने अरेंजमेंट की हुई है, इसके अंदर सी से जो भी मामलात आप करेंगे, या सी के अंदर आप बोलेंगे कि बी बोलेगा कि मैंने तो सी से बात कर ली थी और ये सारी चीज़ें उससे हमारे टर्म्स और कंडीशंस वर्बली तय हो चुकी थी, तो अब मैं सू करूंगा, तो वो सू नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या आपको बताई बात कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहली बात स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात क्या है? ये कैन नॉट बी सूड।
अच्छा, तो प्रिविटी आपको मैंने यहाँ तक तो चीज़ें समझा दी हैं कि इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन फॉल करता है, कौन आता है। अब दूसरी बात अगर लेके चलें तो इसके एक्सेप्शंस हैं। किसी भी चीज़ के एक्सेप्शंस मतलब कि अगर वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, मतलब उसकी एक्सेप्शन है, उसका उलट है। इसी तरह से अगर कैन नॉट बी सूड है तो मतलब वो सू कर सकता है, वो सूड हो सकता है, या तो वो खुद कर सकता है या उसके ऊपर सू हो सकता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। लाइन बाय लाइन इस चीज़ की एक्सेप्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो ये है कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि एक ट्रस्ट डेवलप होता है, जैसे बहुत सारे आपने ट्रस्ट देखे होंगे, उसके अंदर कभी फलाही इदारे के लिए कोई ट्रस्ट बनता है, किसी भी पार्क वगैरह के लिए, या किसी लाइब्रेरी के लिए, या किसी एनजीओ के तहत कोई ट्रस्ट बनता है किसी को मदद करने के लिए। तो उसका जो बेनिफिशियरी होता है, मतलब जो उससे फ़ायदा उठाने वाला होता है, वो इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है। तो फर्ज करें अगर वो इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व बेनिफिशियरी है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो बेनिफिशियरी होगा, जो फ़ायदा उठाने वाला बंदा है, फ़ायदा उठाने वाला बंदा बेनिफिशियरी, वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर सू कर सकता है अगर उन दोनों ट्रस्ट और ट्रस्टी के दरमियान जो ट्रस्ट बना रहा है और जिसने ट्रस्ट फॉर्म किया है और जिसके लिए फॉर्म किया गया है, उन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर कोई मसला होता है, कोई घपला होता है, तो बेनिफिशियरी जाके उसके ऊपर केस कर सकता है। तो केस करेगा, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेप्शन के अंदर आ गया। एक्सेप्शन के अंदर क्यों आया? क्योंकि ये सू कर सकता है। सही है, ये सू कर सकता है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शन में आ गया, ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरी बात करें तो एजेंसी है। एजेंसी का मैंने आपको पिछली दफ़ा भी हवाला दिया था, पिछले कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी, इधर भी मैं आपको दे देता हूं कि प्रिंसिपल एक बंदे को या एक पर्सन को हायर करता है उससे अपने काम करवाने के लिए, उसको अपना एजेंट बनाता है और वो उसके बिहाफ पे वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, उसी के बिहाफ पे आगे जो है वो अपने मामलात कर रहा होता है, तो वो आपका एजेंट हो गया। अच्छा, वो जो एजेंसी का रूल बनता है, प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल वो जिसने हायर किया बंदे को, और एजेंट वो जिसकी वजह से, काम की वजह से उसको हायर किया गया, और वो प्रिंसिपल का एजेंट होता है। तो ये दो बातें तो मैंने आपको एजेंसी में बता दी कि इसके अंदर क्या होता है, एजेंट होता है, प्रिंसिपल होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी अगर एजेंट कोई ऐसा काम कर देता है, फर्ज करें एजेंट ऑन द बिहाफ, एजेंट अगर कोई फ्रॉड कर देता है तो वो इस तरह माना जाएगा कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल किया गया है। मतलब प्रिंसिपल की किस तरह से किया गया है, क्योंकि वो उसका एजेंट है, प्रिंसिपल ने उसको हायर किया था, तो वो फ्रॉड करेगा। तो अल्टीमेट जो एजेंट किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट, इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके खिलाफ है, मतलब उससे अलग है, थर्ड पार्टी है। फर्ज करेंगे ये ए है और ये बी है, सही है। ये बी जो है ये सी के साथ फ्रॉड कर देता है या उसको पैसे टाइम पे नहीं देता, व्हाटसोएवर कोई ऐसी चीज कर देता है, तो सी जो है वो इन दोनों का जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर वो शामिल नहीं है, वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो बाहर का बंदा है, थर्ड पार्टी है। तो ये आपका आ गया थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी के लिए सी जो है वो थर्ड पार्टी है। बी अगर कोई फ्रॉड करता है सी के साथ तो क्या होगा, ये सी जो है वो डायरेक्टली ए को जो है वो सू कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया सू कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा, क्योंकि जब हमने प्रिविटी की बात की थी तो उसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि वो सू नहीं कर सकता और जो बेनिफिशियरी होता है वो सू भी नहीं कर सकता, और वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये स्ट्रेंजर, ये थर्ड पार्टी है, इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन ये सू कर सकता है ए और बी पे। तो यहाँ तक आपको एजेंसी की बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर आप फैमिली अरेंजमेंट की बात करें तो फैमिली अरेंजमेंट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि फैमिली अरेंजमेंट के अंदर एक मिसाल देके आपको बताता हूँ ताकि आपको उसके बारे में पता चल सके कि फैमिली अरेंजमेंट है क्या।
फर्ज करें कि मैं ए ने 20 डॉटर ए ने 20 डॉटर से शादी करने के लिए कहा और उसके एवज उसने बोला कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा इससे तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा, ₹5,000 इफ नॉट मैरिंग हर। सही है? क्या पे करेगा? इसके डैमेजेस पे कर रहा है 5,000 के, किसके अगेंस्ट? अगर ए बी की डॉटर से शादी नहीं करेगा। फर्ज करें कि ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से, तो डॉटर क्या हो गई आपकी? सी। सही है? तो ए और बी की जो कॉन्ट्रैक्ट आपस में हो रहा है 5,000 का, उसके अंदर क्या ये बात बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मैं इसकी डॉटर से शादी करूंगा और मैं लाजिम करूंगा, अगर मैं नहीं करता तो आप मुझसे 5,000 रुपये ले लें। लेकिन अगर वो शादी नहीं करता तो ये जो सी है ये ए के ऊपर सू कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेट तो इसने इन्वॉल्व होना था उसने इससे शादी करनी थी। तो अगर वो बी की जगह अगर सी ए के ऊपर सू कर रहा है तो इसका मतलब है ये तो स्ट्रेंजर है, ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी है, इसकी बिहाफ पे बात तो हो रही है लेकिन ये है तो थर्ड पार्टी ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सी और ए जो है वो अगर सी ए के ऊपर सू करता है तो ये कर सकता है, ये किस पे फॉल करेगी? फैमिली अरेंजमेंट एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी में। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक्नॉलेजमेंट की हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। अगर हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं तो इसकी छोटी सी मिसाल लेंगे इधर कि अगर एक्नॉलेजमेंट है तो उसके अंदर ये बात है कि अगर मैंने किसी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी बंदे से और मैंने उसको बोला कि मैं उसको पैसे दे दूंगा और उस बंदे ने आगे पैसे देने थे सी को। फर्ज करें, इसको मिसाल से समझते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। ए ने, यहाँ पे दोबारा से हम करेंगे बात, ए ने बोला, ए सेड टू बी टू पे ₹10,000 टू सी। ए जो है वो ये कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे आप सी को पैसे दे दो। बी ने इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट कर दी, मतलब बोला कि मैं आपको ये बावर कराता हूं, ये बोलता हूं कि मैं जो हूं वो आपको आपके जो 10,000 हैं वो मैं सी को दे दूंगा। क्योंकि ए का किसका मसला था? ए का और सी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले, या ए ने सी को पैसे देने थे। इसमें बी जो था वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, उसने एक्नॉलेजमेंट की है। उसने एक्नॉलेजमेंट क्या की? एक्नॉलेजमेंट का मतलब यही होता है कि वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेना, मनोमन उस चीज़ को मान लेना। जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए ने बी से एक एक्नॉलेजमेंट, बी ने एक्नॉलेजमेंट की ए से कि मैं आपकी बिहाफ पे उसको 10,000 रुपये दे दूंगा। नहीं देता वो, इन केस अगर वो नहीं पे करता तो सी जो है, सी विल सूट टू ए, कि वो उसको सू कर देगा। मतलब ऐसा है कि विल सू टू ए या सू द ए, इस तरह से ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी जो है वो आपका डायरेक्टली इन्वॉल्व तो था, लेकिन वो बी जो है जो एक्नॉलेजमेंट करा था उसने आपको, ए ने पैसे नहीं दिए या बी ने, ए ने तो डायरेक्टली उसको पैसे नहीं दिए, ई ने बी को बोले थे और बी ने एक्नॉलेज किया था। तो सी या तो ए को भी सू कर सकता है और सी विल सू बी ऑल्सो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये थर्ड पार्टी है भी। मगर ए और सी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि एक दूसरे को उन्होंने 10,000 रुपये एक्सचेंज करने थे, जो भी देने थे, उसके अंदर बी ने एक्नॉलेजमेंट की थी, तो अब वो बी जो है वो रगड़े में आ जाएगा और बी जो है वो उस चीज़ को पे करेगा, या तो वो पे करेगा या उसको उसके ऊपर सू किया जाता है। तो ये आपकी चौथी चीज़ कंप्लीट हो गई। आगे हम चलते हैं तो नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड की बात करते हैं। नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहां पर लॉ बोलता है कि कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अच्छा, उसकी कुछ मिसाल दी इन्होंने
और बुक्स में भी लिखी हुई हैं कि लव और अफेक्शन के दरमियान, मगर आप प्यार मोहब्बत में अगर बीवी अपने शौहर को देती है, शौहर अपने बीवी को देती है, फादर अपने सन को देता है, सन अपने फादर को देता है, इस तरह के कोई गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, तो उसके एवज आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिडरेशन नहीं लेनी है उसके एवज। वो तो आपने एक तरह से अफेक्शन बढ़ाने के लिए, प्यार बढ़ाने के लिए, अपने मामला अच्छे करने के लिए उस चीज़ को आगे दिया है, वो गिफ्ट आगे दिया है। तो इसके अंदर ज़्यादातर मिसाल किसकी आ जाती है? गिफ्ट की। गिफ्ट जो देते हैं वो आपका लव एंड अफेक्शन के अंदर आ रही होती है चीज़, तो वो उस चीज़ के अंदर आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे आ गया डेड बार्ड। अच्छा, बार्ड से मतलब मुराद ये होता है कि गुजरा हुआ। गुजरा हुआ मतलब इसका टाइम पीरियड गुजर चुका है। फर्ज करें 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करना था कोई डेट, और वो 1 साल का मुद्दत ख़त्म हो जाती है, और कोई आके वॉलंटरीली या वो चीज़ ये बोलता है कि मैं आपकी जो उस बंदे के लिए जो डेट में इन्वॉल्व था, जो 1 साल तक उसने पे नहीं कर पाया था, कोई तीसरा बंदा आके ये बोलता है कि मैं आपके अगेंस्ट उसको पे कर दूंगा, या वही अपने एजेंट को बोले कि मेरे लिए आप वो पेमेंट कर दें जो डेट गुजर चुका है। इसके अंदर भी कंसिडरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी वो चीज़ होगी कि एक चीज़ तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो तो ख़त्म हो चुका है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि उसका टाइम गुजर चुका था। लेकिन उसके अंदर क्या मामला था कि अब वो जो डेट उसको पे करेगा तो वो तो टाइम गुजरने के बाद करेगा। टाइम गुजरने के बाद करेगा तो उसके अंदर कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले तो कंसिडरेशन की ज़रूरत थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि जहाँ पर आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो जो डेट पे करेगा, वो जो उधार देगा उसको वापस, वो डेट बार्ड में आ जाएगा। इसके आगे अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका, ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी। आपका आ गया कंपनसेशन। कंपनसेशन की बात करें तो वॉलंटरली कंपनसेशन की बात करें तो वॉलंटरी कंपनसेशन क्या होता है? वॉलंटरीली कंपनसेशन क्या होता है? वॉलंटरीली मतलब आपने खुद से उस कंपनसेशन के अंदर हामी भरी है। मतलब आपने कोई डैमेजेस किसी को पे करने थे। फर्ज करें मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी गाड़ी जो है उसने हिट कर दी है किसी मोटरसाइकिल को, और मोटरसाइकिल वाले को नुकसान हो गया है। मैं एज अ वॉलंटरीली उसको जाके ये बोल सकता हूँ, मैं अगर अपने भाई से कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उससे पैसे ना लूँ, मैं डायरेक्ट जाके उस बंदे को बोलूँ कि मैं अपने सारे अखराजात मैं उठाऊँगा आपके, तो मैं जो उसको कंपनसेशन दे रहा हूँ, मैं उसको जो कंपनसेशन दे रहा हूँ वो किस में आ जाएगा? कंपनसेशन वॉलंटरीली में। मतलब मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करूँ, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करूँ और उससे कोई उसके अगेंस्ट पैसे लूँ, या मैं अपने भाई से कोई पैसे लूँ उस चीज़ के अगेंस्ट। वो एक हादसा था, मैंने हमदर्दी में उसको क्या कहा? उसको मैंने ये कहा कि आपकी जितने भी खर्चे हैं वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन दे रहा हूँ वॉलंटरीली। मतलब मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया ना, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में आया, मैंने खुद से उसको कंपनसेट किया। तो ये आपका नो कंसिडरेशन के अंदर कंपनसेशन भी आई थी, क्योंकि इसके अगेंस्ट मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रही। आखिरी बात करें अगर, तो वो आ गई एजेंसी की अगर हम बात करें तो एजेंसी के अंदर क्या चीज़ है? वही मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो एजेंट बनता है प्रिंसिपल और एजेंट अगर जो चीज़ बन रही है तो वो आपका एजेंसी बन जाती है। अच्छा, ये जो 2 चीज़ें फॉर्म करने के लिए, ये 2 चीज़ें बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए आपको कभी कंसिडरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप बोलते हैं कि आ जाए, आप मेरे एजेंट हो गए आज से, और आप मेरे बिहाफ पे काम करेंगे। इन फ्यूचर जो बिजनेसेस होंगे उसको आपस में बैठ के हम लोग वो करेंगे, मामला देखेंगे कि 50% लेना है, 10% लेना है, वो हम आगे जाके आपस में डील कर सकते हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट जब वो बन रहा होता है, जब वो फॉर्म्ड हो रहा होता है, तो उसके वक्त आप कंसिडरेशन रख भी सकते हैं और कंसिडरेशन नहीं भी रख सकते। तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है? नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड या नेसेसरी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई कंसिडरेशन हो। मे बी पॉसिबल कोई 1-2 एक्सेप्शन हो कि उसके अंदर कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन इन सब के अंदर ज़्यादातर इन सब के अंदर जो है वो वॉलंटरीली काम हो रहा होता है, और एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट से काम हो रहा होता है, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम हो रहा होता है। तो उस चीज़ के अंदर आप क्या करते हैं?
इसके अंदर आप नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड या नेसेसरी के अंदर आ जाता है। तो होप मैंने आपको ये चीज़ें तकरीबन अच्छी डिटेल में समझा दी हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।